नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार ब्लॉग्स के अंदर। तो आज दिन भर की खबरें आपने सुनी होंगी। आपको पता है क्या दुनिया में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उसी पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे यूरोपीय एजेंसियों के बारे में कि वो कैसे रेटिंग निकालती हैं। तो देखो, मैंने कल अपना वीडियो बनाया ही था और कल एक और नई चीज़ सुनने को मिली कि यूरोपीय हंगर इंडेक्स ने एक रेटिंग जारी की है जिसमें इंडिया को 107वें पायदान पर रखा गया है। नहीं, पिछली साल इंडिया 100वें पायदान पर था, इस बार 7 पायदान नीचे गिरा दिया गया है। अब आप लोग ये सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस चल रहा है और एक ऐसा देश जो दूसरों देशों को खाना पहुंचा रहा है, और इन लोगों का कहना है कि इनके देश में इन्हीं के लोग भूखे मर रहे हैं। मीन्स ये अपने लोगों को खाना ना दे करके दूसरे देशों को खाना दे रहा है। अगर इस कदम पर हमारी गवर्नमेंट जो भोजन है उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दे, बाहर ना भेजे, तो ये सब हाय तौबा करने में लग जाते हैं। जब ये इंडेक्स निकालते हैं तो इंडिया को ये किसी भी रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग नहीं देते। इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये साइकोलॉजिकल खेलते हैं। साइकोलॉजिकल ऐसे खेलते हैं कि सामने वाला कितनी भी कोशिश करे, अगर आप उसे कभी अच्छा रेटिंग नहीं दोगे तो उसका मनोबल टूटता है। पहली का बात तो ये होती है। और दूसरा, ये अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं। इनके यहाँ पर कैसी भी रैंकिंग निकले, जो यूरोपीय कंट्री 28-29 हैं, जो इतने भी हैं, ये सब क्या है, ये सब टॉप में रहती हैं। तो इनके यहाँ तो सब अच्छा चलता रहता है और इंडिया में सब खराब चलता रहता है। लेकिन आप लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि इनकी ये जो मानसिकता है इंडिया के साथ, क्या ये मानसिकता कभी बदल सकती है? मेरा नज़रिया है इनकी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। उसके पीछे एक कारण है। आप सोचिए, दुनिया में कितने देश हैं जो इनके मुकाबले पे खड़े हो रहे हैं। एशिया के अंदर 3 कंट्री थे, रूस, चीन और भारत। अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्री हैं समझ में नहीं आता, कोई है भी या नहीं। दक्षिणी अमेरिका के हैं। तो आपको ये दिख रहा है। देखो, जापान की बात नहीं करेंगे। जापान और जो दक्षिण कोरिया है, इनको तो अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। हालांकि वो जापानी और कोरियन लोग होते मेहनती हैं, लेकिन वो एक चलता रहता है। अब इस विवाद के चक्कर में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तो दोनों बिजी रहते हैं। अब बचते हैं 3 देश, रूस, चीन और भारत। भारत पर इन्होंने 200 साल हुकूमत की। अब इनकी मानसिकता, जैसे हम कहते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75 साल पूरे कर लिए हमने। हम लोगों की मानसिकता क्या हो गई है? पहले गुलामी की मानसिकता थी, हम उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यूरोप के अंदर अभी भी वही मानसिकता है। इनकी पहले भी मानसिकता गुलाम बनाने की थी और अभी भी इनकी मानसिकता गुलाम बनाने की ही है। ये अपनी मानसिकता से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन में हुए चुनाव आपको दिखा। ऋषि सुनक जो कोरोना के समय इनकी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे पद पे, लेकिन क्यों हारे? उसका कारण सिर्फ यही हुआ कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता आज भी वही है कि इंडियंस जो कभी हमारे गुलाम रहे हैं, क्या हम इनको अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? ये कभी इंडियंस को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। उन्होंने अपने आप को इतना समृद्धशाली बनाया है, जिस तरह से वो इनकी राजनीतिक पार्टी के अंदर या हर चीज़ में अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन निभा तो उन्हीं के लिए रहे हैं ना। आज इंडियंस अगर वहाँ रह रहे हैं तो ये सोच के नहीं रह रहे कि हम इंडियंस हैं, वो ये सोच के रहते हैं कि हम यहाँ पे यहीं के नागरिक हैं। हाँ, लेकिन अपना धर्म निभाते हैं। दोनों में अंतर होता है। जो नागरिक वहाँ की मान्यता ले चुके हैं वो उस देश को अपना मानते हैं, लेकिन अपने धर्म का भी पालन करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म का, तो वो मानते हैं उस चीज़ को। अब इन लोगों को सबसे बड़ी मानसिकता तो इनकी यही है कि ये अभी तक अपनी मानसिकता से नहीं गए। ये हमसे कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार नहीं हैं। अभी भी इनकी मानसिकता बीमार है, जैसा कि दिख रहा है। उसके बाद में इंग्लैंड के अंदर दंगे हुए। अब हुए या नहीं, थोड़ा बहुत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देश है जब कभी ऐसी कम्युनिटी मिलती है। इंडिया के अंदर तो कितनी कम्युनिटी रहती है, ये 2 कम्युनिटी नहीं संभाल पाए। अगर इंडिया की तरह, जैसे इंडिया में यहाँ पे विविधता है, सोचो अगर उधर विविधता होती तो इनके यहाँ पर क्या होता। ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते, आपस में सब लड़ मिल के मर जाते। लेकिन इनकी प्रधानमंत्री
इनके गृह मंत्री क्या क्या बयान देते हैं। इनके बयानों से साफ झलकता है गृह मंत्री इंडियन हैं, लेकिन वो ऐसी इंडियन है जिनने कभी इंडिया देखा ही नहीं है। ये कहती हैं गृह मंत्री के इंडियंस आ जाएंगे हमारे यहाँ और आकर के रहते हैं, तो भैया रहते हैं तो कानून व्यवस्था तो आपकी चलती है ना, वहाँ पे कानून तो आपका है। वहाँ पे लैंड लॉक कंट्री तो नहीं है, पानी से लॉक कंट्री है, ब्रिटेन है वो। पहले यूरोप के अंडर था तो यूरोप वाले आते जाते रहते थे, तो उस समय रहता था कि हाँ कोई अभी यहाँ पे दूसरी जगह पे निकल गया होगा, लेकिन अब तो वो यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गए हैं। अब तो अगर कोई पर्टिकुलर आदमी जाएगा तो आपके यहाँ का वीज़ा लेके जाएगा कि भैया हमें ब्रिटेन में जाना है, तो आपके पास तो रिकॉर्ड रहेगा ना आपको। पहले ये होता था कि वीज़ा लिया कहीं का और कहीं से भी कहीं किसी भी देश में निकल जाते थे घूमने के लिए, लेकिन अब चीज़ें तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन ऐसा भी होना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले। ये कैसा परिवर्तन है? ये लोग अभी परिवर्तन चाहते ही नहीं है। इनकी मानसिकता अभी भी वही बनी हुई है कि जिन लोगों को हमने कभी गुलाम बनाया, क्या हम उसको अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? तो एक तो मुद्दा ये है, तो इसमें तो आप ये समझ लीजिए कि ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर इसी से मिलती जुलती बात आप देखोगे तो आप इस बात को और नोटिस कीजिए कि दुनिया के अंदर बहुत कम देश हैं जो इनकी सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं, जो इनकी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं, इनसे आँखों से आँखें मिला कर के बात कर रहे हैं। इंडिया उनमें से एक है। अगर इंडिया को आप साइड कर दो तो कितने ऐसे मुल्क हैं जो इनको चैलेंज कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। इंडिया, चाइना और रशिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई सत्ता का भूखा होता है, जिसने हमेशा सत्ता प्राप्त की है, सत्ता में रहा है, और जब उसे अपनी कुर्सी डगमगाती दिखती है ना, तो वो उन लोगों को कभी भी ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहता जिनकी वजह से उसकी कुर्सी छिन सकती है या पोजीशन छिन सकती है। कुर्सी का मतलब है इन लोगों की दुनिया में जो हुकूमत है, जो बादशाहत है, उस पर ख़तरा है। अगर इंडिया, चाइना या रसिया ये अपने मिलकर के आगे निकले तो भविष्य में ये इतने आगे जा सकते हैं कि यूरोप बहुत पीछे छूट जाएगा। हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होगी। हम लोगों को मीन्स एशिया को यूरोप की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन यूरोप को एशिया की ज़रूरत है। और जो दिखता है, क्योंकि एशिया में क्या चीज़ नहीं है, सारी चीज़ मौजूद है एशिया में। सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी आज नहीं तो कल आ तो जाएगी। मेहनत कर रहे हैं सब लोग, आज नहीं तो कल। समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है, टेक्नोलॉजी में भी समय लगता है, सीखने में समय लगता है। अब ये बोला कि टेक्नोलॉजी के लिए तो देखो इंडियंस इनके यहाँ बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, टेक्नोलॉजी को संभाल रहे हैं। आईटी क्षेत्र में इंडिया से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन लोगों को सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि इंडिया जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे है, अगर वहाँ पे कुछ भी बदलाव होता है, अब मान लो कि अगर वहाँ से इंडियंस वापस आ गए तो इनके यहाँ जो कंपनी चल रही है ये स्टैंड करना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी भी कंपनी के अंदर आप देखोगे, जाओगे, इंडियंस हर कंपनी में मिलेगा, कितने एम्प्लॉय बाहर आए हैं। दूसरी चीज़, इनके यहाँ का जो कल्चर है, इनके यहाँ का जो भी है, जैसा भी ये अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, वहाँ पे लोग नौकरी के लिए बहुत ही कम ऐसे होते हैं, कोई कंटिन्यू नौकरी नहीं करता है। इंडियंस चाहते हैं वो कंटिन्यू नौकरी करते हैं। इनकी भी मजबूरी है इंडियंस को नौकरी देने की। ये इसलिए इंडियंस को नौकरी नहीं दे रहे कि हम कंट्री के साथ रिलेशन बना रहे हैं। इनका भी एक कारण होता है। इनके यहाँ का लोग 6 महीने नौकरी करेगा, 6 महीने छुट्टी रहेगा, जो पैसा कमाया उसे, तो जो 6 महीने छुट्टी के जाएंगे उस समय उसका रिकवर कौन करेगा कंपनी का? इंडियंस जाते हैं, वीज़ा लेके जाते हैं, तो जब उनका वीज़ा समाप्त होता है जब ही लौट के आते हैं। अगर 3 साल के लिए जा रहे हैं तो लगातार 3 साल वहाँ पे जाकर जॉब करते हैं। तो इसलिए ये इंडियंस को जॉब देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इंडियंस काम से पीछे नहीं हटते हैं। ये सब देख चुके हैं, उन्हें सब पता है। और इंडिया का कभी सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं कि अगर इंडिया का सपोर्ट किया तो इंडिया इनसे बहुत आगे निकल जाएगा। ये इंडिया को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे अगर एक बार इंडिया इनसे आगे निकला तो, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। इन्हें यह भी पता है कि जहाँ ये रहे हैं वहाँ के देश अभी तक पनप रहे हैं, लेकिन इंडिया को कैसे कैसे करके किस दौर से गुजरा है, फिर भी आज 70 सालों में जीडीपी के आप देख रहे हो 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। कितने देशों को पीछे छोड़ा है। इंग्लैंड है, ये तो हमसे लूट के ले गए थे, और अब हमारी जीडीपी फिर से इनके बराबर पहुंच रही है। तो इन्हें पता है कि इंडिया के अंदर क्या ग्रोथ हो सकती है, इंडियंस में क्या कैपेबिलिटी है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, और मेरे को तो यही दिख रहा है कि इनकी अभी भी मानसिकता है, ये कभी भी इंडिया को आज़ाद नहीं देखना चाहेंगे, ना फ्री। इंडिया को किसी ना किसी विवाद में फंसाएंगे, पक्का फंसाएंगे। क्योंकि अगर विवाद में रहोगे तो आप अपनी विवाद पे ध्यान दोगे, ताकि आप अपनी पोजीशन को सुधारोगे। इस समय हमारी राजनीति ऐसी चल रही है कि
विवाद पे हम ध्यान नहीं दे करके हम अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हम अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम विवाद से भी बचेंगे और अपने काम भी करते रहेंगे। लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा है क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि पूरी की पूरी राजनीति या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी लोग हैं जो कि इस गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं वो विवादों में उलझ जाते हैं। तो विवादों में उलझने की वजह से जो दूसरे काम होते हैं वो हमारे धीमे हो जाते हैं और वो पेंडिंग में चले जाते हैं। इस वजह से प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं। लेकिन अब जो इंडिया कर रहा है, इंडिया कभी किसी विवाद में नहीं जा रहा है। जो भी विवाद हो रहा है उसका इंडिया तुरंत रिप्लाई दे रहा है। इंडिया की अगर बात आती है तो इंडिया के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं इस बार जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। और उनसे ये लोग ये भी जानते हैं कि इस बंदे से बातचीत करके या इसके ऊपर उंगली उठा करके बच जाएंगे, तो वो नहीं बच सकते हैं। तो इस समय जितने भी ये विवाद कर रहे हैं, कोई आज एक बयान देता है तो कल उसे रिटर्न उसका मिल ही जाता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत अच्छी चल रही है, एक चीज़ में तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर में भी सुधार की ज़रूरत है। और सुधार इंडिया को स्वयं करना है, किसी के भरोसे रह के नहीं करना, किसी की रेटिंग को देख करके नहीं करना। आप देखिए कि अमेरिका की मोनोपोली इंटरनेट बैंकिंग के अंदर पहले थी, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड चलते थे, हर किसी का डेटा इनके पास रहता था। लेकिन जब से इंडिया का यूपीआई आया है, अभी यूपीआई को इंडिया बढ़ा रहा है, आगे कई देशों में प्रमोट कर रहा है और करना भी चाहिए। एक ऐसा माध्यम है कि जिससे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कोई चार्जेज नहीं है और ना टाइम लगता है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि अमेरिका की मोनोपोली ख़त्म हो रही है। जो वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है और जितने भी ये कार्ड हैं, अमेरिका की उन कंपनियों का नींवें हिल गई हैं। उन्हें दिख रहा है कि इंडिया ने बहुत ही कम समय में और एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया है जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई देश इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी सुविधा के साथ खड़ा कर सकता है, इतनी फास्ट काम करता है। जो भी इंडिया का जो यूपीआई, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को यूपीआई का लॉकडाउन में मिला है। लॉकडाउन के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर हुआ है सब यूपीआई से ज़्यादातर हुआ है, क्योंकि 2 गज दूरी उस समय ज़रूरी थी। तो उस दूरी को मेंटेन करते हुए लोगों ने भी इस चीज़ को अपनाया है और आज भी हर दुकान पर इंडिया के QR कोड लगा हुआ है। ज़्यादातर जगह पर मिल जाएगा। आपकी जेब में पैसा हो ना हो, आपकी जेब में मोबाइल ज़रूर होना चाहिए। आजकल तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि आप बाहर निकलो, पर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल जेब में होना चाहिए, आपका सारा काम हो जाता है। कोई काम नहीं रुक रहा है, क्योंकि एक ना एक दुकान पे आपको QR कोड मिल ही जाएगा। तो आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आते थे, अरे पैसे घर पर रह गए या पर्स रह गया, वापस जाने लग गया। तो इंडिया हर सेक्टर में अब धीमे धीमे करके, जैसे इंडिया ने अपना रुपे कार्ड बनाया है तो मास्टर कार्ड की बात साथ ख़त्म हो गई, रुपे कार्ड बना है, डेटा इंडिया का इंडिया में रहता है, ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत कम लगते हैं। तो इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ रहा है। जो ये पैसे कमाते थे हम लोगों से, अब इनके जो लोग हम रुपे कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मास्टर कार्ड बंद कर दिए, तो इससे ही तो फ़र्क पड़ेगा। इनकी इनकम तो ख़त्म ही होती चली जा रही है। अब इनके पास दूसरा सोर्स बचता है, वो लौट फिर के वही आता है कि इनके पास एक हथियारों का सोर्स टेक्नोलॉजी रह जाती है। सुपर कंप्यूटर सब बना रहे हैं, इंडिया हर चीज़ में है। अपना सैटेलाइट इंडिया खूब लॉन्च कर रहा है, उसके बाद GPS भी बना लिया है, नाविक ट्रायल वगैरह भी उसके लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। आने वाले समय में सबके मोबाइल के अंदर अपना नाविक ही काम करेगा। तो इंडिया अमेरिका का GPS से भी चला जाएगा, अब GPS भी जाएगा अमेरिका का। इंडिया हर चीज़ अपना लेके आ रहा है। तो हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेंगे ना, इन चीज़ों को हम बढ़ावा भी तो देंगे। हम भी चाहेंगे कि आज पहले हम अपने लायक बनाएंगे इन चीज़ों को, उसके बाद हम दूसरे देशों को इसकी दिखाएंगे। जैसे अमेरिका GPS को प्रमोट करता है वैसे हम इसको भी करेंगे। अधिकार है हमारा, हम मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उसका उपयोग करेंगे, हम अपने लिए नहीं रखेंगे। आज पहले हम कुछ दिन के लिए अपने कंट्री के ऊपर रखेंगे, जब हमें और इसकी जो भी चीज़ें होंगी, खामियां होंगी या जिसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना होगा वो करेंगे। उसके बाद हम इसे आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ पर पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर उस सुविधा के साथ साथ उसमें से कुछ कमाई भी होती है, तो हर कंट्री चाहती है। ब्रिटेन और मतलब यूरोप पश्चिमी देशों का तो यही हाल है, उन्हें तो पैसे से मतलब होता है, उन्हें तो कहीं से भी जाए पैसा आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो 1 मिनट में दल बदल लेते हैं पैसे के लिए। जो पहले भी ये पैसे के लिए ही इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किया था, सारा लूटा था। आज अगर उस कॉस्ट को निकालो तो 45 ट्रिलियन की कॉस्ट होती है। 45 ट्रिलियन है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कितना पैसा होता है। तो यही है, दुनिया में तो चल ही रहा है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है बहुत अच्छा काम कर रही है, तुरंत जवाब दे रही है ऐसे लोगों को, चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो।
जैसा हो सकता है जब आप वो देते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा ही वो दे रहे हैं। टिट फॉर टैट का जो ये ज़माना चल रहा है, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, जिस कंट्री से भी इंडिया के खिलाफ बयान आता है, इंडिया की तरफ से तुरंत बयान जाता है, और ऐसा बयान जाता है कि सामने वाला अपना मुंह लटका के रह जाता है, मीन्स कुछ कर नहीं सकता, उसका रिटर्न नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सही बोल रहे हैं। सही बोलने की जो हिम्मत इंडिया ने दिखाई है, लेकिन इस चीज़ का एक फ़र्क और पड़ेगा, आज ये काम इंडिया का रहना, धीरे धीरे हर देश इनके खिलाफ खड़ा होगा। जो भी देश इनकी पहले डरते थे, इनकी बादशाह से डरते थे, इनके सेंसन से डरते थे, धीमे धीमे करके देखना एक तरफ एक दिन ऐसा समय आएगा कि है, कहा जाता है ना, कल के वीडियो में भी हमने कहा था, क्या सदी एशिया की होगी? सदी तो एशिया की होगी और बनेगी, लेकिन समय लगेगा। जिस दिन एशिया के अंदर शांति आ जाएगी, युद्ध ग्रह युद्ध ख़त्म हो जाएंगे, आपस में लड़ने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएगी ना, उसी दिन से समझ लेना कि एशिया की सदी फिर से लौट के आ गई है। ये लोग फिर से उसी ज़िंदगी को जिएंगे जैसे पहले जीते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।